हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आप एमएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, क्या उनकी फी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाता है और हॉस्टल फी क्या रहती है, क्या हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसके पहले हम बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं जेएनयू के बारे में, हम बात कर चुके हैं बीएचयू के बारे में, हरियाणा के बारे में हम बात कर चुके हैं, डीटीयू के बारे में हम बात कर चुके हैं, एनएसआईटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, राजस्थान के बारे में हम बात कर चुके हैं और बीबीएयू के बारे में हम इसके पहले बात कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप CUET PG के बाद एमएससी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और आपने वो वीडियो देख लिए हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो CUET PG 2023 वाली है उसे भी आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारे वीडियोस पड़े हैं। ये वीडियोस आपको जब एडमिशन आप लेंगे, जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे तो बहुत काम आएंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म लगाने चाहिए, कौन सी के अंदर नहीं लगाने चाहिए, है ना। तो इस वीडियो को कंटिन्यू मैं करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG एग्जाम की और या जो करने वाले हैं। तो हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें रैंकिंग्स वगैरह की तो ऐसा कुछ खास रैंकिंग नहीं है। इसके पहले हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल की भी बात की थी, उसकी भी ऐसा कोई खास रैंकिंग वगैरह तो थी नहीं, तो उसको भी मैंने ऐसा डिस्कस किया नहीं था। यहाँ पर भी इसकी अंडर 200 तो इसकी रैंकिंग नहीं है, 200 के बाद ही है, लगभग 283 के आसपास इसकी रैंकिंग आती है। तो मतलब रैंकिंग के हिसाब से तो इतना अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। कोर्सेज की अगर बात कर ली जाए तो जो टोटल एमएससी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हमें कौन कौन से मिल सकते हैं। एक लाइफ साइंस का कोर्स मिल सकता है हमें एमएससी में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये कोर्सेज हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। लाइफ साइंस के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। BSc फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर +3 सिस्टम विद ऑनर्स और मेजर और वन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ स्टडी इन जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोटेक, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस with minimum 55% marks for general category and 50% for SC, ST, OBC, NCL and PWD equivalent, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। कौन कौन से? जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोटेक, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस एंड मिनिमम, और इसके साथ मिनिमम 55% अगर जनरल और EWS से हो, बाकी सबके लिए 50%। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 21, किसके अंदर? लाइफ साइंस के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 43। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज अ मेजर और ऑनर्स सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी EWS एंड 50% फॉर रेस्ट ऑफ ऑल। सेम कहानी मैथमेटिक्स के अंदर है। मैथमेटिक्स के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 43। फिजिक्स के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 43, है ना। ये फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की और लाइफ साइंस की कहानी है। फी क्या रहती है या जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? तो लाइफ साइंस के अंदर जो टोटल इनटेक है वो 21 का है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। SC की 3 सीट है, ST की 1 है, OBC की 5 है, EWS की 2 है। केमिस्ट्री के अंदर 43 का इनटेक है जिसमें 6 सीट SC की है, 1 सीट ST है, OBC की 11 है, EWS 4 है और UR की 19 है। इसी तरह से आप बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, इनका भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप एडमिशन का फॉर्म भरेंगे यानी कि काउंसलिंग का जब आप फॉर्म लगाएंगे तो काउंसलिंग के फॉर्म के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो आपकी जो पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ है वो चाहिएगा, स्कैन्ड आपका सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लगेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और इक्विवेलेंट। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो उस केस में जो आपका रिसेंट जो सेमेस्टर होगा उसकी मार्कशीट लग जाएगी। ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, तो जो रिसेंट सेमेस्टर की मार्कशीट है वही लगेगी। वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है तो उस डेट ऑफ बर्थ के केस में या तो DOB बनवा लो अभी, ठीक है, DOB बनवा लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट पे किसी के पास DOB नहीं होता है तो उस केस में 10th की आप सर्टिफिकेट लगा सकते हो, 10th की मार्कशीट लगा सकते हो और
अगर आपके पास है और अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है तो उसको बनवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, उसको बनवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म, CUET PG का एडमिट कार्ड अगर नहीं है, फेंक फाँक दिया है, तो उसका एक बार वापस से प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका स्कैन कॉपी रख लेना। स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है, जब स्कोर कार्ड आएगा तो वो चाहिएगा। NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर, यदि आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो वहाँ से छोड़ रहे हैं तो वहाँ से NOC चाहिएगी, हालांकि उसको मेंशन मत करना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी चेंज होगी तो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी मिलेगा। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका जो CC है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो चाहिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी तभी मिलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा उसके पहले शायद ये मिले। और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी बात कर लेते हैं हम, एक तो ये हो गए, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की बात कर ले। TC ये भी तभी मिलेगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल मस्ट बी इशूड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी इन GOI फॉर्मेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट बना हुआ है, जो आपको CUET PG के जो ब्रोशर है उसके अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल कर लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगा। कई बच्चों का ये कमेंट आते हैं कि जो हमारा EWS सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है तो वही चल जाएगा क्या? देखो, चल तो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी वाला जो तहसीलदार है उसके साइन ही चलेंगे, हालांकि मजिस्ट्रेट के साइन मांगते हैं, परंतु तहसीलदार के भी चल जाते हैं, मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता है तो कौन करेगा। फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, तो आप चेक कर लेना कि आपका किस फॉर्मेट में बना हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर दोज अप्लाइंग अंडर OBC NCL कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, है ना, जो OBC NCL के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके अलावा जो उनका OBC NCL का सर्टिफिकेट लगेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, और अप्रैल 2023 के बाद का, यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद का वो होना चाहिए। PWD और PH के सर्टिफिकेट GOI के फॉर्मेट में, ये भी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज कश्मीरी माइग्रेंट, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट, वो भी GOI के फॉर्मेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में। सुपर न्यूमेरिक कोटा, यानी कि आपका डिफेंस का कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट। आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, लगाने वाले हैं, तो उससे आपको मार्क्स में, रैंक में इंप्रूवमेंट मिल सकता है। NCC का, स्पोर्ट्स का, वो सारे सर्टिफिकेट अगर हैं तो वो आप लगा देना। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ फ़ी पे करनी होगी, वो हर यूनिवर्सिटी के केस में होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। यदि आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपकी जो फ़ी लगेगी वो लगेगी 800 रुपीज़। SC ST कैंडिडेट के लिए लगेगी 400 रुपये, और 200 रुपये लगेंगे किसके लिए? PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC के लिए हो, उनकी सबकी फीस लगेगी 200 रुपये। फॉर्म भरोगे, जब काउंसलिंग फॉर्म भरोगे झारखंड का, 400 रुपये SC ST वालों के, 800 रुपये लगेंगे UR OBC EWS। तो अभी आप अब ऐसा है, जो ये फॉर्म की काउंसलिंग की फीस लगेगी, अब ये आप बहुत सेलेक्ट करके भरना, क्योंकि अगर 10 यूनिवर्सिटी भरोगे तो कम से कम भी 500 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से मान के चलो, 3000 रुपये तो ये काउंसलिंग फीस के चाहिए। तो 300 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होंगी, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही 1000 रुपये होगी काउंसलिंग फॉर्म की। तो कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होंगी जिनकी फ़ीस 1000 रुपये भी होगी, तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। तो जो लोग ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो वो सोच समझ के भरना, क्योंकि इसी में ही तुम्हारे 5-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाने हैं, ये काउंसलिंग फॉर्म भरते ही भरते। फिर हम बात करें कि यहाँ पर MSc कोर्स की फ़ी क्या रहने वाली है। तो लाइफ साइंस की जो है एडमिशन फ़ी इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर फीस, है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर फीस के साथ ये फ़ी है 21,589 रुपये, 1 साल की फ़ीस है ये, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के साथ 1 साल की फ़ीस है। MSc केमिस्ट्री सभी की लगभग फीस सेम है, 21,589 रुपये, 21,589 रुपीज़ है। द फीस प्रोविजनल, ये फीस प्रोविजनल है एंड सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द गाइडलाइन ऑफ UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये फीस चेंज हो सकती है। फर्स्ट सेमेस्टर फी इंक्लूडेड द रिफंडेबल फी ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर लाइब्रेरी कॉशन मनी एंड 2000 रुपीज़ फॉर यूनिवर्सिटी कॉशन मनी, यानी कि ये जो 21,589 रुपीज़ है, इसमें से 3000 आपके रिफंडेबल हैं। तो ये आपकी फ़ी रहेगी 1 साल की, ये 1 सेमेस्टर के नहीं है, 1 साल की फ़ीस है ये। उसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो हॉस्टल यहाँ पर अभी इतने सारे नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
अभी इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो कुछ एक हॉस्टल्स बने हुए हैं। उन हॉस्टल्स की फीस क्या है उसको अगर मैं बताऊं तो आप तो पीजी कैटेगरी में आएंगे, तो पीजी कैटेगरी में आपकी जो फ़ी लगेगी वो 11,700 रुपये एक साल की लगेगी, 11,700 रुपये एक साल की लगेगी। और विद कॉशन मनी, जिसमें से कॉशन मनी होगी 5,000 रुपये जो कि रिफंडेबल होती है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपकी जो फीस पड़ने वाली है वो 6,700 रुपये पड़ने वाली है हॉस्टल की, है ना। ये हॉस्टल की आपकी फीस पड़ेगी। इसमें मैस चार्ज इंक्लूड नहीं है, मैस चार्ज इसमें एक्सक्लूडेड है। मैस चार्ज की जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज़ के बारे में रिव्यू की बात कर ले, तो स्टूडेंट रिव्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पर भी मिक्स सा ही रिव्यू आता है। अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैव देयर वेल इक्विप्ड लैब एंड आवर डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ लैब। देयर इज ओनली वन सेंट्रल लाइब्रेरी, दे प्रोवाइडेड वाईफाई फैसिलिटी अक्रॉस आवर हॉस्टल्स एंड लैन इन आवर क्लासरूम। मतलब पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि यहाँ पे बढ़िया ही मिलेगा आपको, पूरे लैब वगैरह सब बढ़िया रनिंग मिलेगी, पूरा नेटवर्क फैसिलिटी वगैरह पूरी बढ़िया होगी। कॉलेज एटमॉस्फेयर, कॉलेज कैंपस हैड अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, द मैथ्स एंड फूड वर एवरेज, मेडिकल फैसिलिटीज वर अवेलेबल, स्पोर्ट्स एंड गेम वर अवेलेबल, यू कुड लर्न, enjoy and experience college life. The new campus is surely very good in infrastructure and facilities. पहले ये जो कैंपस था ये किराए की बिल्डिंग में चलता था जब तक पूरा नहीं बना था, अब धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है, तो बढ़िया कैंपस है, कैंपस तो बढ़िया है। फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज की अगर हम बात करें, द टीचर्स आर here are well qualified and skillful and they all are ready to help the students. The course run here are mostly research oriented and a large variety of courses are present here from engineering, MBA, science to language, performing arts and many more. Teachers who are appointed by the UGC are well qualified and have knowledge, skills and experience to teach students. They use a projector, chalk, lecture method to teach students. Teacher who are on contract basis, some of them are not up to the mark. तो वो तो हर जगह आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बेकार भी मिलेंगे। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी के मामले में ठीक है। रैंकिंग्स इतनी खास नहीं है क्योंकि अभी तक ये रेंट की बिल्डिंग में चलता था, तो इतने अच्छे उस टाइम तक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं थे। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है तो होगा। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो लास्ट ईयर तो देखो क्या कहानी थी कि JNU और जो BHU है उनकी काउंसलिंग सबसे लास्ट हुई थी, DU का अपना अलग से एग्जाम होता था। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने शुरू में ही काउंसलिंग करा दी। उसका चक्कर क्या पड़ा कि बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया, तो इसकी काउंसलिंग जो है 13-14 राउंड तक काउंसलिंग चली, 13-14 राउंड तक काउंसलिंग चली। तो वो काउंसलिंग में कुछ काउंसलिंग ऑफलाइन भी थी, कुछ ऑनलाइन भी हो रही थी। तो मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस नंबर पर किस बच्चे को एडमिशन मिल गया। किसी को यहाँ पर 50 नंबर पर भी एडमिशन मिल गया OBC के अंदर, किसी को एडमिशन यहाँ पर 130 पर भी मिला है, किसी को यहाँ पर 140 पर भी मिला है, किसी को 25 नंबर पर भी एडमिशन मिल गया। मतलब कुल मिलाकर ये कहानी थी कि जो जब पहुंच गया उस टाइम एडमिशन मिल गया। जब इन्होंने काउंसलिंग की डेट रखी ऑफलाइन, इन्होंने 2-3 राउंड जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन करी थी, उसके बाद सारी काउंसलिंग इन्होंने ऑफलाइन करी थी। तो जो जब पहुंच गया उसको एडमिशन मिल गया था। कुल मिला के बात ये थी लास्ट ईयर की। तो परंतु अगर आपके मार्क्स 140 से 160 की रेंज में हैं, आप जनरल से हैं, 140 से 160 170 की रेंज में आप जनरल से हैं, तो यहाँ पर लगा देना। ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए और आपके मार्क्स भी कम हैं तो उस केस में ये ठीक रहेगी, है ना। तो उस केस में तो अच्छी है। 130 140 में मैं बोल रहा हूँ, 130 से 160 की रेंज में, 170 की रेंज में आपके मार्क्स हो तो उसमें लगा देना, चांसेस हैं कि आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी एक और यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ, एक यूनिवर्सिटी के साथ और चर्चा करेंगे हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।